नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और झारखंड के इतिहास के क्रम में आज पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने यहाँ देखा कि मुंडाओं ने किस तरह से झारखंड का निर्माण किया और मुंडा के बाद एक नया यहाँ पे वंश आता है नागवंशी। किस तरह से नागवंशी फनी मुकुट राय, मणि मुकुट राय, नागवंशियों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो उन वीडियो को अर्थात हमारा जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले क्या करें कि पार्ट 1 वीडियो को देख लें। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 में जो पढ़े थे उसी का आज पार्ट 2 है, उनसे जोड़ के पढ़ेंगे। उनमें से जो चीज़ छूटा था उनको पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग मतलब पुनः वापस जाएंगे कि वहाँ पे क्या देखे थे, नागवंशी जो कि फनी मुकुट राय था, एक नया वंश का स्थापना करता है नागवंशी का। उसके बाद आगे देखेंगे उसमें अखरा होता था। अखरा क्या होता था? अखरा क्या होता था कि गांव के बीच में एक चबूतरे की आकार की संरचना होती थी, जहाँ पे लोग क्या करते थे, बैठते थे। सुबह शाम वहाँ पे लोग का एकजुट होना होता था, लोग खाली भी हुआ करते थे तो वहाँ जाके टाइम पास मतलब एक तरह से समय व्यतीत करते थे, एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे। साथ ही कोई धार्मिक कार्य हो, कोई बैठक हो, किसी तरह का फैसला हो तो वहाँ पे बैठते थे। जैसे कि कर्मा होता था तो अखरा में होता था, कभी कभी बैठक भी होती थी तो अखरा में होता था। तो अखरा गांव के बीच में होते थे। और गांव बसाना का मतलब क्या होता था कि आपने देखा था पार्ट 1 वीडियो में, रीसा मुंडा अर्थात रीता मुंडा 21,000 मुंडाओं के साथ झारखंड में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद उसने यहाँ के जंगल को काटा और जो ज़मीन बनाया उस ज़मीन को खुटकुटी कहते हैं, और ज़मीन बनाने वाले को सुत कटीदार कहते हैं। तो उसने क्या किया, गांव जब खेत बन जाता था तो सबसे पहले क्या करते थे, लोहरा को दोना और कोना। बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि लोहरा को दोना और कोना, इसका मतलब क्या होता, किसी भी लोहार को क्या करता था, इन्विटेशन देके, निमंत्रण देके अपने मतलब जहाँ पे ज़मीन बनाता था, पहले लोहार को बसाते थे। लोहार को बसाने से क्या होता था कि जो लोग गांव बसाते थे, खेत बनाते थे, वो खेती करते थे। और खेती करने से क्या होता था कि जैसे कि खेती करने से बहुत सारे लोहे का औजार, जैसे कि लोग धान काटते हैं, या कुदाल होता है, कुल्हाड़ी होता है, जो औजार लगते हैं उनका बनाने का काम जो है सो वो लोहार लोग का होता था। इसीलिए सबसे पहले गांव में एक जमीन मतलब गांव जो बसाते थे उसी का एक क्षेत्र, मतलब किसी भी साइड में कोना मतलब किसी भी साइड में एक इलाका, एक क्षेत्र वो सबको दे दिया जाता था, ताकि लोहार लोग भी उसका गाँव में बसे। और जब किसी प्रकार का खेती से जुड़ी सामग्री का निर्माण करने के लिए लोहार के पास वो सब जा सके। इसलिए नागवंशी में लोहरा को दोना और कोना ये सबसे पहले आता है कि लोहरा को दोना और कोना दिया जाता था। उसके बाद कुम्हार को भी बुला के बसाया करते थे, जहाँ जहाँ ज़मीन को मतलब होते थे, मतलब जंगल काट के जहाँ ज़मीन बसाते थे तो कुम्हार को बुलाया करते थे, तूरी को बुलाते थे, बुनकर को बुलाते थे। कुम्हार के बुलाने से बर्तन जो काम होता था, मिट्टी का बर्तन वो यूज करते थे। और तूरी को बसाने से क्या होता था कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, शादी विवाह हो, उसमें तूरी का जो हमारा सांस्कृतिक नियम के अनुसार से जो तूरी का योगदान होता है ढोल बजाने का, उसमें इसका काम हुआ करता था। साथ में तूरी का एक और काम होता है, जैसे कि हम लोग लकड़ी का जो सामान यूज करते हैं, टोकरी हो गया, या फिर हमारे झारखंड में सूप जो होता है तो उसका भी निर्माण तूरी लोग करते हैं, इसलिए वो सबको बसाया करते थे। और इस तरह से क्या होता था कि एक गांव बस जाता था और बाद में उसी का नाम पड़ जाता था, कभी कुम्हार टोला, कभी मुंडा टोला, कभी तुरिया टोला, मतलब अलग अलग टोला में बढ़ जाता था गांव निर्माण होने के बाद। तभी आपने देखा कि नागवंशी स्टार्टिंग में हमारे झारखंड में जो है मुंडाओं के आने के बाद, मुंडाओं का ही अगला वंश जो नागवंशी आया, किस तरह से यहाँ पे अपना गांव बसाता है। इसके बाद जिस लोग नागवंशी के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि नागवंशी कौन है? मुंडाओं के बाद जो आता है वो तुम्हारा आपका नागवंशी कहलाता है। और नागवंशी जो होते थे, और नागवंशी के अलावा पढ़ा राजा मतलब मुंडाओं के समय में जो पंचायत होती थी, पढ़ा पंचायत, 7 से 21 गांव अर्थात 5 से भी 21 गांव कह सकते हैं। तो 5 से 21 गांव का जो पंचायत बनता था उसे हम लोग पढ़ा पंचायत कहते थे। और पढ़ा पंचायत का जो हेड होता था उसको पढ़ा राजा भी कहते थे। तो पढ़ा राजा का एक और नाम कह सकते हैं, मानकी कह सकते हैं। तो मुंडाओं का शासन व्यवस्था हो या नागवंशी का शासन व्यवस्था, दोनों में ज़मीन में लगान लेने की व्यवस्था नहीं थी।
बहुत बड़ी खासियत थी कि उस समय ज़मीन में लगान नहीं लिया जाता था और लोग जो थे, राजा महाराजा और आम जो जनता होता था, नाचते गाते थे, संगीत बजाते थे। मतलब पूरी तरह से समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और मिलजुल कर रहते थे। और हम बात करेंगे नागवंशी और पढ़ा के समय में, खास करके नागवंशियों के समय में तो गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। गरीब लोग रहते ही नहीं थे, इतना संपन्न उस समय नागवंशियों का शासन था। लेकिन कभी कभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ता था तो लोग एक दूसरे से पैंचा लेते थे। पैंचा मतलब लोग क्या कहते हैं, किसी से जब पैसा कम पड़ जाए या कभी काम लग जाता था तो पैंचा लेते थे और कुछ दिनों के बाद उसे घुमाया करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा सादगी मतलब वाला जीवन था नागवंशियों में कि उसमें सूद नहीं लिया जाता था। सूद जिसको लोग कहते हैं इंटरेस्ट, उस लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे को समझते थे, तो बिना सूद के पैसा दिया करते थे, फिर समय अनुसार वो घुमाया करते थे। लेकिन आज के समय देखिए, आज के समय में आपका भाई के अलावा, आज तो भाई भी अगर पैसा देता है तो उसमें क्या कहता है कि 5% 10% इंटरेस्ट लेता है। तो अभी का समाज और उस समय का समाज बहुत डिफरेंस था। और हम लोग नागवंशी का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नागवंशी। सबसे पहले पढ़ा पढ़ लिए, पढ़ा का आगे जोड़ के देख रहे हैं, नागवंशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नागवंशियों का समाज कैसा था आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसके बाद सहिया बनाते थे। सहिया क्या होता था कि अलग अलग धर्म जो होते थे, अलग अलग जो धर्म होता था, कहने का मतलब है हर धर्म के लोग में से भेदभाव नहीं था और सहिया बनाते थे। सहिया मतलब एक तरह से दोस्त होता था। आज जब सहिया भी अलग अलग कास्ट में भी बनता था तो वो सहिया का मुख्य काम क्या था, सुख और दुख में सहभागी होना। सहभागी होना मतलब एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे मतलब आपको बताए थे इसका पहला वीडियो में कि मुंडा लोग जब यहाँ पे पहुँचे, फिर जंगल को काटे और जो ज़मीन बनाया उस ज़मीन को खुटकुटी कहते हैं। उसी तरह से जो उरांव लोग, मुंडा के बाद झारखंड में आगमन जो होता है एक उरांव जनजाति का होता है, ठीक है। उरांव जनजाति आपका जो कि कैमूर की पहाड़ी से, मतलब कैमूर की पहाड़ी की ओर से आता है, ठीक है। तो उरांव जनजाति का आगमन जब झारखंड में होता है तो उरांव जनजाति क्या करते हैं, उन्होंने जो जंगल काट के जो ज़मीन बनाता है उनको हम लोग भुइहरी ज़मीन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडाओं के द्वारा बनाया गया ज़मीन को खुटकुटी कहेंगे और युराओं के द्वारा बनाया गया ज़मीन को क्या कहेंगे, भुइहरी कहेंगे। इनके अलावा आपका आता है सदान। क्या आता है, सदान। तो सबसे पहले जाने की सदान क्या है। तो झारखंड में क्या कहते हैं 32 प्रकार के आदिवासी होते हैं। जो एसटी है वो 32 प्रकार के हैं। जनजाति, जिनको लोग जनजाति कहते हैं, 32 प्रकार की जनजातियां हैं। और इन जनजातियों को छोड़ दिया जाए उसके बाद जो बच जाता है, जिसको लोग ओबीसी कहते हैं, जनरल कहते हैं अभी के समय में, वही कहलाता था सदान, ठीक है। जो अभी जनरल है, ओबीसी है या BC1 है, BC2 है, जो भी है, तो उसको हम लोग सदान कहते थे। तो ये सब यहाँ पे जब आगमन हुआ, आखिर देखेंगे झारखंड आदिवासियों का जो ज़मीन था, मूल भूमि था, यहाँ पे सदान का आगमन कैसे हुआ, अर्थात BC1 BC2 मतलब पिछड़ी जातियाँ जनरल जातियाँ का आगमन कैसे हुआ, आगे उसको भी देखेंगे। लेकिन वो सब भी अगर यहाँ पे पहुँचे, ओबीसी वाले, अन्य जातियाँ, आदिवासी के अलावा अगर दूसरी जातियाँ यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भी वही काम किया, जंगल को काटा, खेत बनाया और यहाँ पे खेती करना शुरू किया, अपना जीवन यापन करना शुरू किया। तो सदानों ने जो ज़मीन बनाया उस ज़मीन को हम लोग कहते हैं कोड़कर। क्या कहते हैं, कोड़कर। इसके बाद इसी के सिलेबस के अनुसार जो झारखंड सचिवालय है, JPSC है, बिल्कुल उस सिलेबस के अनुसार हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो CNT और SPT आएगा वहाँ पे, CNT और SPT, तो वहाँ भी एक चीज़ बताएंगे। फिलहाल आपको कोड़कर जानना है और खुटकुटी जानना है, खुटकुटी। इसके अलावा एक हो गया भुइहरी। तो ये मुंडाओं के द्वारा बनाया गया ज़मीन को खुटकुटी, युराओं के द्वारा बनाया गया ज़मीन को भुइहरी, और सदानों के द्वारा बनाया गया ज़मीन, जो सदान लोग बनाए थे, तो सदानों के द्वारा बनाया गया ज़मीन को क्या कहते हैं, कोड़कर कहते हैं। कोड़कर याद रखिएगा कि सदानों ने जो ज़मीन बनाया, जंगल को काट के जो ज़मीन बनाया, सदानों ने जो बनाया, उसे क्या कहते हैं, कोड़कर कहते हैं। आपको सदान समझ में आ गया कि सदान क्या होता है। चलिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो नागवंशी का जीवन हम लोग पढ़ चुके हैं। नागवंशी यहाँ खत्म होने को है, एक बार ध्यान से, नागवंशी खत्म होने को है। तो नागवंशियों का शासन कितना अच्छा था, लोग मिलजुल के रहते थे, भेदभाव नहीं था, गरीबी नहीं था, लगान की व्यवस्था नहीं था। तो इसी के बारे में, यहाँ के नागवंशियों के बारे में कैसा जीवन था, उसमें एक किताब लिखा गया है, जिस किताब का नाम है छोटा नागपुर का इतिहास। याद रखेंगे, छोटा नागपुर, जहाँ पे नागवंशियों का शासन था, छोटा नागपुर का इतिहास। तो ये किताब किसने लिखा है,
बीपी केसरी ने लिखा। याद रखिएगा, छोटा नागपुर, क्योंकि झारखंड में 3 वंश बहुत फेमस था। छोटा नागपुर में नागवंशी, पलामू में रक्सेल और सिंहभूम में सिंह वंश। ये 3 वंश झारखंड का बहुत ही फेमस याद है, ये बार आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर में नागवंशी, पलामू में रक्सेल और सिंहभूम में सिंह वंश। इसके अलावा अन्य भी वंश था, लेकिन ये फेमस था। तो छोटा नागपुर का इतिहास का किताब बीपी केसरी ने लिखा है, इसको भी याद रखेंगे। अब प्रशासनिक व्यवस्था, नागवंशियों की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महतो होता था। महतो क्या होता था? जो गांव का फेमस व्यक्ति होता था, इज्जतदार व्यक्ति होता था, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो अगर वो लोग आते तो उसका काफ़ी सम्मान होता है। किसी हर गांव में होता है, 2-4 आदमी थोड़ा सा प्रसिद्धि वाला आदमी होते हैं तो उनका सम्मान होता है काफ़ी, ठीक है। तो गांव में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, जिसे लोग रिस्पेक्ट देते थे, वैसे व्यक्ति को नागवंशियों के शासनकाल में महतो कहा जाता था। नागवंशी के शासनकाल में क्या कहा जाता था? महतो कहा जाता था। और भंडारी क्या होता था? राजा का खेती। सबसे पहले बताते कि नागवंशी में जो हेड होता था, नागवंशियों में जो मतलब हेड होता था उसको लोग महाराजा कहते हैं, महाराजा, ठीक है। नागवंशी में जो हेड होता था, यहाँ पे लिखे हैं, नागवंशी का जो प्रमुख होता था उसको लोग क्या कहते हैं? महाराजा। और महाराजा का एक होता था भंडारी। तो भंडारी का काम क्या था कि राजा का जो खेती होता था, तो राजा का खेती करना, उसको फिर भंडार करके जमा रखना, मतलब राजा का जो खेती बाड़ी का काम होता था वो भंडारी करता था। राजा का जो खेती बाड़ी का काम होता था वो कौन करता था? भंडारी करता था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब देखेंगे नागवंशी का प्रशासनिक व्यवस्था, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था था। जिस तरह से आज राज्य लेवल में, ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में, ब्लॉक लेवल में जो प्रशासन का हिस्सा बटा हुआ है, तो नागवंशी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो परगनाधारी था। परगनाधारी कहने का मतलब है कि अलग अलग परगना में बटा हुआ था। परगना एक ब्लॉक की तरह हो गया, ठीक है। तो नागवंशियों का शासनकाल एक परगनाधारी था, परगना में बटा था, ठीक है। और परगना का जो हेड होता था, नागवंशियों का जो प्रमुख होता था वो महाराजा होता था। लेकिन इनके अलावा क्या होता था कि बहुत बड़ा, मतलब परगना कहने का मतलब उसमें से 10, कम से कम 10 प्लस गाँव आते थे, बड़ा इलाका होता था। तो छोटा छोटा इलाका क्या करते थे, उसी महाराजा के वंशज का, दूसरा नहीं, महाराजा के वंशज का ही व्यक्ति को छोटा मोटा इलाका दे दिया जाता था ताकि वह उतना दूर का शासन चला पाए। उन्हीं में उसी को हम लोग कहा जाता है, उसी को कहते हैं कुंवर कहते हैं, लाल कहते हैं, ठाकुर कहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा परगना है, वहाँ का हेड महाराजा हो गया, उस परगना के अंदर जो छोटा छोटा इलाका है उसमें कुंवर को नियुक्त किया जाता था, लाल को नियुक्त किया जाता था और ठाकुर को नियुक्त किया जाता था। यह भी एक छोटा मोटा राजा की तरफ होता था, लेकिन ध्यान रखना होगा कि महाराजा से छोटा होता था। यह भी छोटा मोटा इलाका का राजा ही होता था, जो राजा के परिवार से होता था। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखे हैं बड़कागढ़ के राजा। तो बड़कागढ़ के राजा कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो बड़कागढ़ एक छोटा मोटा इलाका था और वहाँ के राजा कौन थे? देखिए, ठाकुर। तो ये नागवंशियों का ही मतलब वंशज के थे, ठाकुर। तो छोटा मोटा इलाका में ठाकुर होता था, लाल होते थे, कुंवर होते थे। लेकिन नागवंशियों का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? महाराजा होता था। तो इस तरह से नागवंशी चाहे मुंडा हो, एक स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। बहुत अच्छा सादगी जीवन कहते हैं, मेल जोल था लोगों में। लेकिन होता क्या है, झारखंड की दुर्दशा का शुरुआत यह बात से होता है। दुर्दशा इसलिए होता है कि झारखंड में मुगलों का आगमन हो जाता है। मुगल वंश, जिसमें से आप जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुगलों का आगमन झारखंड में जैसे होता है तो यहाँ पे सामंती व्यवस्था शुरू हो जाता है। मुगलों का आगमन होता है और जब मुगल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के राजा महाराजा पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाते हैं। राजा तो यहाँ के राजा ही रहते हैं, लेकिन उनको उनके बदले में, एवज में टैक्स देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि मुगल लोग के जैसे ही आगमन होता है, यहाँ के राजा महाराजा को टैक्स देना पड़ता है मुगलों को, और टैक्स नहीं दे पाने में ये सब अक्सर यहाँ के राजा महाराजा क्या होते थे? असफल होते थे। राजाओं का सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा था और उसी कुछ क्रम के बाद जो है सो अंग्रेज़ों का भी आगमन झारखंड में हो जाता है और झारखंड का भी अंग्रेज़ों का आगमन यहाँ हो जाता है। लेकिन मुग़ल और अंग्रेज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मुग़ल यहाँ के कल्चर के बारे में परिचित थे, तो यहाँ के राजा महाराजा उतना परेशान नहीं थे। हाँ, टैक्स नहीं दे पाते थे तो अलग बात है, लेकिन इसका कल्चर में कोई बदलाव नहीं होता था, क्योंकि ये मुग़ल यहाँ के लोगों के कल्चर से परिचित थे। जबकि अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ तो वो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का क्या रीति रिवाज है इसको किसी तरह से पता नहीं था। और अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए, अपना सवाल एक भी उठता है कि अंग्रेज़ यहाँ पर झारखंड में क्यों आए हैं।
आखिर अंग्रेज क्यों आए। तो एक बात आपको बता दें कि शाह आलम द्वितीय, ये घटना 12 अगस्त 1765 की है। क्योंकि ये हमारा, आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट जाएंगे और प्लेलिस्ट में भारत का आधुनिक इतिहास का एक प्लेलिस्ट बना होगा, भारत का आधुनिक इतिहास, और भारत का आधुनिक इतिहास का पार्ट 7 वीडियो देखेंगे, ठीक है। वैसे आप सीरीज करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो आप पार्ट 7 कम से कम देखेंगे तो वहाँ एक कहानी इससे मैच किया है, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय, बक्सर के युद्ध के बाद क्या था, शाह आलम द्वितीय जो बचे थे मीर कासिम के हारने के बाद, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर, ये झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये इलाका अंग्रेज़ों को दे देते हैं कि हाँ आप इसमें व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों का वर्चस्व बक्सर के युद्ध में हारने की, मतलब यहाँ के जो नवाब थे मीर कासिम, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज़ों का एक शासन हो जाता है, बोले कि यहाँ पे नियम वही सब बनाने लगता है, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है, और जब अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं तो सिंपल सी बात, वो लगान लेने की, जो टैक्स लेने की व्यवस्था है वो अपना नियम बनाएंगे, ठीक है। और जब वो अपना नियम बनाते तो यहाँ के राजा फिर से टैक्स देने में असफल हो जाते हैं, लगान देने में असफल होने लगते हैं, ठीक है। उनके नियम से परेशान हो जाते हैं, पूरी तरह से यहाँ की जो राजा महाराजा है मुग़लों से और अंग्रेज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ का जो राजा महाराजा है मुग़लों से भी परेशान थे, ज़्यादा अंग्रेज़ों से परेशान थे, और लास्ट में अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि यहाँ के जो ज़मीन का लगान नहीं दे पाते थे, उनका ज़मीन को ही नीलाम कर दिया जाता था। और जब नीलाम करते थे तो ज़मीन को खरीदता कौन था, झारखंड के लोग नहीं, बाहर से आते थे, वो बंगाल से आते थे, बिहार से आते थे, उड़ीसा से आते थे, छत्तीसगढ़ से आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, मतलब झारखंड के अगल बगल के क्षेत्र से लोग आने लगे और यहाँ का जो ज़मीन का नीलामी हो रहा था उसको खरीदने लगे। और ये जो बाहर से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ये जो बाहर से लोग आ रहे थे, इसी को कहते हैं दिक्कू, इसी को कहते हैं दिक्कू। तो दिक्कू का भी आगमन अंग्रेज़ों के कारण हुआ, और दिक्कू का मतलब होता है दिक्कदिकाने वाला, परेशान करने वाला, समझे ना। दिक्कू का मतलब ही होता है परेशान करने वाला, दिक्कदिकाने वाले। तो ये सब बाहर से आए, यहाँ के ज़मीन को जो नीलामी वो सब खरीद लिया और यहाँ के लोगों को भी परेशान करने लगा। तत्पश्चात जब मुग़ल भी परेशान करे, ये अंग्रेज़ भी परेशान करे और दिक्कू भी परेशान करे, और जब आदमी को चारों तरफ से परेशानी मिलता है तो लास्ट में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे झारखंड में उलगुलान, क्या पढ़ेंगे, उलगुलान और क्रांति। आखिर उलगुलान और क्रांति होने का मुख्य वजह क्या था। आज हम लोग नागवंशी के बारे में डिटेल्स पढ़े, इसके बाद इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आएगा। गांव के बीच में क्या होता था, अखड़ा, ये हमें याद रखेंगे। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य जो होते थे, अखड़ा होते थे, ये प्रश्न, ये सब आपको मेंस में काम आएगा, जेपीएससी का लिखने में, लेकिन इसका एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू बनेगा लगान, नागवंशी लगान नहीं लेते थे। सचिवालय और जेपीएससी का एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि लगान राजा महाराजा लेते थे, लेकिन नागवंशी और पढ़ा में लगान की व्यवस्था नहीं था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें फिक्स है, जेपीएससी और सचिवालय में आने की संभावना है। और इनके अलावा ये तो आपको मेंस में बहुत अच्छा काम आएगा ये सब। अब यहाँ देखिए, सदान जो ज़मीन बनाते थे, सदान हम आपको बता दिए सदान क्या होता है। तो सदान जो ज़मीन बनाते थे उसको कहते हैं कोड़कर, मुंडा जो ज़मीन बनाते थे उसको कहते हैं खुटकुटी, और युराव जो ज़मीन बनाते थे इसको क्या कहते हैं, भुइहरी। ये झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं सब के लिए फेमस है। जेपीएससी तो है ही है, लेकिन जितने भी एग्जाम है ये क्वेश्चन सब के लिए आता है, सब एग्जाम में आता है, ठीक है। छोटा नागपुर का इतिहास किसने लिखा, बीपी कृष्ण ने लिखा। नागवंशी में महत्व कौन होता है, गाँव का फेमस व्यक्ति। और भंडारी कौन होता था, राजा का खेती करने वाला। और नागवंशियों का शासन क्या था, परगना बटा था। और नागवंशी का प्रमुख कौन होता था, इसको याद रखेंगे, महाराजा, ठीक है, महाराजा। इसके बाद छोटा मोटा इलाका का मतलब राजा होते थे, जिसको ठाकुर भी कहा जाता था, कहीं लाल कहा जाता था, कुंवर कहा जाता था। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं ठाकुर विश्वनाथ सादी, जो कि बड़कागढ़ आपका हजारीबाग में पड़ता है फिलहाल। और मुग़लों का जैसे ही प्रवेश होता है यहाँ के राजा महाराजा कर देने में असफल होने लगते, फिर अंग्रेज़ों का आगमन होता है। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार दे दिया था। दीवानी एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। तो दीवानी का मतलब ज़मीनी मामला होता है, तो दीवानी अधिकार दे दिया था 12 अगस्त 1765, इसे याद रखेंगे। और यहाँ की ज़मीन जो है सो नीलाम कर दी जाती थी। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।